नमस्कार मित्रों, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मित्रों, आपकी जो एनसीईआरटी टारगेट जो क्लासेस चल रही थी उसके तहत आपका आज जो कक्षा 6 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि एनसीईआरटी बुक के तहत कक्षा 6 का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। और आगे जो कक्षा 7 की जो क्लास चलने वाली है वो आगे चलेगी। तो देखिए मित्रों, आपकी जो 5 क्लास है वो कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी बुक की। और उसी की तहत मैंने एक क्लास रखी है आप लोगों की, ये जो कि आपके लिए एग्जाम के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तब आप लोग इस क्लास को जरूर देख के जाइए। क्योंकि इस प्रकार की क्लासें जो आपकी होगी वह शायद पूरे ईयर के अंदर यानी कि पूरे बरस के अंदर 10 या 15 क्लास होगी, जो कि आप अगर जब एग्जाम देने जाएंगे तब आप लोगों को ये इतनी सुविधा प्रदान करेगी। क्योंकि सुविधा इसलिए रहेगी कि रिवीजन क्लास है। जैसे आप इसका अध्ययन करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने मतलब कंटिन्यू जैसे आपने स्टडी करके आए हो, 5 क्लास अगर आपने स्टडी की है तो उसका संपूर्ण इसके अंदर नॉलेज है। और आपको पता चली जाएगा कि देखिए मैंने इतना अध्ययन किया है अब तक, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जब रिवीजन करने की जब जरूरत पड़ेगी, यानी कि रिवीजन करने का मतलब यह है कि उसको दोहराया नहीं जाता, दोबारा दोबारा दोहराओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसीलिए इस प्रकार की मैंने क्लासें रखी है। और इसी क्लास से आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपकी जो 5 क्लास है उसके बराबर ही एक क्लास है। तो इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, ठीक है। देखिए मित्रों, सबसे पहला लेसन था हमारा हमारा अतीत। और हमारा अतीत जो लेसन है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे अतीत की अगर अपन बात करें तो हमारे अतीत के अंदर सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसका है इतिहास के स्रोत। देखिए, इतिहास का स्रोत होता क्या है। इतिहास का स्रोत का मतलब है कि इतिहास के जो आपको साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली है उसके बारे में अध्ययन करना इतिहास के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इतिहास के स्रोत के बाद में आते हैं कि आपके पुरातात्विक जो स्रोत है, यानी पुरातात्विक का मतलब जो पुराने आपको जो वस्तुएं मिली है, जो चीजें मिली है, यानी कि जो प्राचीन काल में जो आपको जैसे आपको सिक्के मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ऐसे कहीं भी आपको जो साक्ष्य मिले हैं उसको पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि जो प्राचीन जो आपको किसी साक्ष्य के रूप में कोई चीज प्राप्त हुई है और उसी से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये इतने वर्ष पुरानी है और ये उस समय की है। और उसी आधार पर अपन जो प्राचीन काल है, यानी कि हमारा जो अतीत की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल की हम जो कल्पना है वो कर सकते हैं उसी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में आपका आगे का टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अगर अपन अध्ययन करते हैं, साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि जो साहित्य उस वक्त पढ़ने और लिखने की लिपि तो थी नहीं, तो प्राचीन काल में आपका साहित्यिक स्रोत नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं वंशावली। वंशावली एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंशावली के अंदर से आपका एक बार पहले यूपीएससी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और हो सकता है इसमें से पैटर्न बदल के क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन कई बार इसमें से कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वंशावली इतिहास के लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंशावली आप जानते हैं क्या होती है। वंशावली का मतलब होता है कि जब आप अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वंशावली क्या होती है। वंशावली जो होती है कि जिसको आप जागा, राठौड़ या फिर कई नामों से उनको जाने जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग भाषाएं होती है और उसी के आधार पर उनका नाम होता है, जिनको आप मुख्य रूप से जागा कहते हैं। और जो आपकी बहियाँ होती है, यानी कि लाल लाल कलर की जो काफ़ी लंबी चौड़ी किताब लेके आता है वो आपके, और उसके अंदर वो आपके जो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वहां से लेकर जो गुजर गया है वहां तक की पूरी जो डिटेल है वो रखता है उसके पास। और वो हर ईयर मतलब हर साल के लास्ट में आपके आता है और वो पूरी नॉलेज लेता है कि किसका विवाह कहाँ से हुआ है और ये कौन से गोत्र की है और ये कौन से गांव से यहाँ पर विवाह हुआ है और कौन सा बच्चा जन्म लिया है किसके। इन सब चीज़ों की वो जानकारी रखता है और वो वंशावली स्रोत कहलाते हैं। और वंशावली स्रोत इसलिए उपयोगी है क्योंकि सब चीज़ उसमें लिखित रूप में साक्ष्य मिलती है, ठीक है। उसी के बाद में आपका पूर्व लेख एवं विदेशी यात्रा, जो आपको पता होगा कि आपके दो मेगास्थनी जो बुक लिखी गई है और एक चाइनीज जो बुक लिखी गई है उसमें आपके भारत के कुछ साक्ष्य मिले हैं। उसके लिए ये दो बुक प्रमुख है आपकी, जो कि मैंने आपकी पहले जो क्लास ली थी हमारी थी उस क्लास में जाके देख सकते हैं, इसकी संपूर्ण नॉलेज दी गई है, ठीक है। उसके बाद में पूर्व ऐतिहासिक काल का मानव, जो प्राचीन समय का मानव था वो कैसा था। प्राचीन समय के मानव की अगर आप बात करें तो आप अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय का जो मानव था आदि मानव के रूप में वो रहता था, यानी कि जंगलों में रहता था और अपने आप की सुरक्षा करने के लिए
पेड़ों पर रहता था और अपने रहने का जो स्थल था वो गुफाओं में रहा करता था। गुफाओं के आगे वो रात्रि के समय आग जलाया करता था ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। वो जंगली जानवरों को मारकर अपना शिकार करता था। पत्थरों के औजारों का वो उपयोग करता था। ऐसे अपन कई टॉपिक है जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं और उसी का इसमें समावेश है पूरा, जो कि पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल का मानव यानी कि आदि मानव जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका स्थायी जीवन प्रारंभ। आदि मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ कहाँ से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। स्थायी जीवन मानव के जीवन जो है आपका वो आरंभ हो गया, यानी कि जो ये काल है पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव कुछ भी नहीं जानता था, कपड़ा पहनना नहीं जानता था, ना खेती करना जानता था, ना एक जगह पर स्थायी रहना जानता था। और इस काल में स्थायी जीवन आरंभ होने का मतलब है कि वो मानव एक जगह पर जो झोपड़ियां हैं वहां पर बनाकर रहने लग गया और वो कृषि करने लग गया, पशुओं को पालने लग गया और जानवरों से उसकी मित्रता हो गई। और उसी प्रकार से वो कई नदी घाटियों के किनारे वो बसने लगे और धीरे धीरे वो एक सभ्यता का रूप ले लेती है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका स्थायी जीवन आरंभ हुआ। उसके बाद में सिंधु और सरस्वती सभ्यता। उसके बाद में जैसे ही मानव का स्थायी जीवन हुआ उसके बाद में सभ्यताएं बनने लगे और सभ्यता के अंदर आपकी सिंधु और सरस्वती सभ्यता आती है। जिसके मुख्य स्थलों की बात करें तो आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चुंदेड़ा है और आपके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल की अगर आप सभ्यता देखें विदेशों के संदर्भ में, अगर आप देखें तो विदेशों के संदर्भ में भी आपकी जो चीन की जो हिंगलो नदी है उसके किनारे हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता है आपकी, और ऐसी कालीबंगा सभ्यता है आपकी राजस्थान की। ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो कि आपके जो सिंधु और सरस्वती जो नदी की जो सभ्यताएं हैं उसके मतलब समकालीन जो सभ्यताएं मिलेगी। जब आदि मानव प्रारंभिक जीवन यानी कि आदि मानव स्थायी जीवन जीने लग गया, उसके बाद में धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। उसी के बाद में अपन अध्ययन करेंगे आगे। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता नगर नियोजन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी सड़कें समकोण प्रकार की थी, वहां पर एक रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और अन्नगार मिले हैं वहां पर, चावल के साक्ष्य मिले हैं और मातृ सत्तात्मक सरकार थी, यानी कि माता का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। ऐसे आपने कहीं टॉपिक पढ़े इतिहास में अब तक। और उसी के बाद में आपकी जो सिंधु नदी, जो सिंधु और सरस्वती जो सभ्यता है वो लुप्त कैसे हो गई इसके बारे में जानकारी, ठीक है। सिंधु और सरस्वती नदी जो है वो लुप्त होने का कारण, कई कारण माने जाते हैं, आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। क्योंकि बाढ़ आने के कारण माने जाते हैं, महामारी के कारण माने जाते हैं, भूकंप के कारण माने जाते हैं और जो आपके आर्य जो वंशी थे उनके आक्रमण के कारण माने जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इतिहास के स्रोत पर इतिहासकारों ने माना है कि शायद ये सिंधु और सरस्वती के नदी बीच में बसा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर शायद नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण बाढ़ आया होगा और जो आपके एनसीईआरटी बुक के तहत आपका बाढ़ माना गया है इसका मुख्य, ठीक है। आप इसी चीज पे ध्यान दीजिए और ऐसा विवादित क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता अधिकतर, ठीक है। सिंधु सरस्वती की अगर समकालीन सभ्यताएं आपकी विश्व की जो सभ्यताओं की बात करें तो आपको पता है मिस्र की नील नदी है जिसके किनारे पे कहीं सभ्यता बसी हुई है, मेसोपोटामिया है और आपकी जो चीन है उसके हेवेंडो नदी है, कालीबंगा है, आड़ सभ्यता है। इस प्रकार की जो सभ्यताएं थी वो भी विकसित हुई है, ठीक है। आपका जो हमारा अतीत है वो लेसन में ये सब कुछ दिया गया है और अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है जैसे इस लेसन में, तो आप जाके देख सकते हैं। जो आपका जो प्लेटफॉर्म है महिंद्रा ईस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखिए, आपको हमारे अतीत क्लास ढूंढिए वहाँ पर मिल जाएगी और हमारे अतीत क्लास को आप पढ़िए ध्यान से, तो आपकी जो सारा दिमाग का जो भी कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपकी वैदिक सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं जो कि अगला लेसन था आपका, यानी कि दूसरे लेसन की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता किस काल की सभ्यता है? इस काल के बाद की जो सभ्यता है उसे वैदिक काल की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सभ्यताएं जो आपकी नगर नियोजन वाली जो ये सिंधु और सरस्वती वाली सभ्यता थी, उसके बाद में वैदिक सभ्यता एवं साहित्य संस्कृति, यानी कि जो वेद है उनके बारे में क्या लाइए आप लोगों की ना, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो अपने वेद है 4, पता है आपको, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। आपका जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, वो सबसे पुराना ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद में आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसमें कहीं सभी में अलग अलग दिए गए हैं, किसी में गुरु मंत्र दिया गया है तो किसी में यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं, किसी में देवताओं के जो आपके पूजा पाठ करने की जो मंत्र हैं वह दिए जाते हैं और कहीं पर आपके जो आपका संवेद है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भारत को संगीत देता है, यानी कि जो संगीत की जो दुनिया है, अभी जो आप संगीत जो सुनते हैं वो शायद इसी संवेद के अंदर इसका साक्ष्य मिलता और इसी के अंदर इसका जिक्र हुआ है।
और आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और इनमें सब में कहीं ना कहीं अग्नि, पानी और जो आपका छंदो और सरस्वती जो नदियां हैं इनका भी कई बार जिक्र हुआ है। इंद्र का जिक्र हुआ है, प्रस्थ का यानी कि इंद्र का भी यहाँ पर इंद्र जो भगवान है उसका भी वर्णन किया गया है। और मूर्ति का भी कई बार मूर्ति का भी कई बार नाम लिया गया है इसके अंदर। और अगर आप में देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर वैदिक साहित्य अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो वेद जो आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो वेद मेरे से ले सकते हैं। और मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है आपको पता है, आपके जो संस्था के नंबर है वही ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 98282282 और 55। ठीक है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों से आप हमारे पास पहुंच सकते हैं, कहने का मतलब। और आप जब भी आपको अगर वेद पढ़ने हो या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इन नंबरों पर, व्हाट्सअप नंबरों पर मैसेज कीजिए और हमारे साथ जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म से। चलिए आगे अपन बात करते हैं। वैदिक कालीन धर्म की बात करें, उस टाइम कौन सा धर्म चला मतलब चलन था। तो धर्मों की अगर अपन बात करें तो मुख्य तौर पर वैदिक काल में जो आपके धर्म है वो जैन, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और ब्रह्म, ये दो ही मुख्य धर्म थे उस वक्त, जैन और बौद्ध धर्म। इसका कुछ साक्ष्य मिलता है। और वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है और बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखिए वैदिक कालीन जो आपका जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक जो जीवन था उस वक्त की अपन चर्चा करते हैं। संयुक्त परिवार पर, संयुक्त परिवार की अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो साक्ष्य है, संयुक्त परिवार की अगर अपन बात करें, संयुक्त परिवार की अगर जैसे संयुक्त परिवार आप सभी जानते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। एक बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है इसकी, आप सब जानते हैं। जो वैदिक काल है उसके अंदर संयुक्त परिवार जो संयुक्त परिवार जो रहता था, इस समय रहा करता था एक साथ। ठीक है, और यानी कि सभी इसी के अंदर रहा करते थे। चाचा चाची, आपके जो दादा दादी तथा आपका जो परिवार के जो भी सदस्य हैं, बुआ फूफा तथा कहीं भी जो भी आपके सदस्य थे घर के, वो सब लोग एक साथ रहा करते थे। और यहाँ पर इस समय की बात करें, संयुक्त परिवार की वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इस समय पिता को मुखिया माना जाता था परिवार का। और संयुक्त जिम्मेदारियां होती थी वो पिता और मातृ के ऊपर होती थी, यानी कि माता और पिता के ऊपर हुआ करती थी। और माता को भी इस समय बहुत सम्मान दिया जाता था। और जो आपके बुजुर्ग लोग थे उनका बहुत ही सम्मान किया जाता था, जो कि आज के समाज में ये देखने को नहीं मिलता अपन को। ठीक है, उसी के बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं शिक्षा। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं था उस वक्त, यानी कि जो आपके नारी और पुरुष को लेकर शिक्षा में कोई विवाद नहीं था। यानी कि नारी को भी उतना ही अधिकार था जितना पुरुष को था, और पुरुष को भी उतना ही अधिकार है जितना महिला को था। ठीक है, किसी नारी का उस वक्त हनन नहीं होता था, सबसे अच्छी बात ये थी। क्योंकि देखिए अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि नारी का जो शिक्षा है और उसका हनन होना कहाँ से प्रारंभ होता है। वैदिक काल में ये सब नहीं था जो महिला के साथ में हो रही, अभी वर्तमान समय में जो हो रहा है। और इससे जो पहले, अभी तो काफी सुधार आ गया वर्तमान समय में तो, लेकिन उससे पहले का जो काल था उसमें महिला के साथ में काफी शोषण हुआ है, काफी हनन हुआ है। उन सब की अपन चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुआ था। और वैदिक काल की अपन चर्चा कर रहे हैं, पहले अपन वैदिक काल पढ़ रहे हैं। यूपीएससी आपका क्या मांगता है कि आपको नॉलेज कितनी है। देखिए यूपीएससी का मतलब है कि आपको समाज को समझना है। सबसे पहले आपकी जो समाज की जो मूल बुराई है वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है, और इसका खत्म करने का क्या रीजन है, और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई कुप्रथा है वो कहाँ से प्रचलित हुई, और ऐसी विचारधारा लोगों के दिमाग में कहाँ से आई, और उसको दूर करने के लिए आपको क्या कदम हो सकता है, आपके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन सब के बारे में अपन को सोचना होता है समाज के लिए। और यही सोचना एक आईएएस या फिर सिविल सेवक जो सर्वेंट होता है उसकी भूमिका होती है। और इसी पे अपन चर्चा करते रहेंगे। और यहाँ से आप इस चीज को बहुत अध्ययन से जो वैदिक काल है इसकी क्लास आप जरूर देखिए, और क्लास देखे या ना देखे इतिहास के अंदर, लेकिन वैदिक काल की जो क्लास है उसको आप देखिए। मैंने इतने विस्तार से समझाया और इतने शानदार तरीके से समझाया, शायद आपके कभी आप उस क्लास को नहीं भूलोगे, और शायद उसको देखने के बाद में आपका ब्रेन का विकास हो जाए थोड़ा सा, और आपकी जो गलत फहमियां हैं समाज के प्रति वो सब दूर हो जाए। ठीक है, उसी अनुरूप ये क्लास रखी थी मैंने और बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में आपकी नारियों के सम्मान की बात करें तो मैंने बता दिया कि नारी का जो सम्मान था वो काफी अच्छा था इस समय, और माता के बराबर इसको पूजते थे। और उसके बाद में संस्कारों की अगर आप बात करें तो संस्कार तो बहुत अच्छे थे उस वक्त। और उसके बाद में वासुदेव कुटुंब, इसका मतलब क्या होता है वासुदेव कुटुंब।
कुटुंब का मतलब परिवार, वासुदेव का मतलब क्या होता है? सामूहिक परिवार जो आपका होता है, यानी कि वासुदेव कुटुंब, जो आर्य जो कुटुंब था, यानी कि जो परिवार होता है आपका, उसको वासुदेव कुटुंब कहा जाता है, जो आर्य का परिवार था। ठीक है, उसके बाद में आपकी आश्रम व्यवस्था होती है इसके बाद। ठीक है, वैदिक काल की सामाजिक जीवन में आपके देखिए कितना अच्छा आश्रम व्यवस्था कितनी अच्छी हुआ करती थी। आपका जीवन कितना अच्छा है, अगर आप उसी तरीके से आप जीवन जिए और आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका जीवन कितना शानदार था। देखिए आश्रम व्यवस्था की अपन बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंदर आपका सबसे पहला होता है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम की आप चर्चा करें तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि आप जब बचपन से लेकर आपकी जो 25 साल की उम्र होती है तब तक आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार से आज आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप एक आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं। इससे आप कहीं जगहों पर कहीं दृश्य देखते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में ऐसा नहीं लिखा गया। वैदिक काल में यह था कि जो बच्चा होता था वो 25 साल की एज तक आश्रम में रहा करता था। आश्रम के अंदर गुरु के पास रहा करता था। गुरु उसको जो अपनी शिक्षा दिया करता था और गुरु उसको समाज के बारे में समझाया करता था कि देखिए अपनी समाज में ऐसा करने से ऐसा होता है। और देखिए, और उनको एक दूसरी बात, जानवरों के प्रति इतने दयालु बनाया जाता था कि वो जानवरों को कभी हनन नहीं करते थे, कभी शोषण नहीं करना चाहते थे। और बलि का तो उस टाइम मतलब कहीं पे साक्ष्य नहीं मिलता। इतनी अच्छी समाज थी और इतनी अच्छी सभ्यता थी उस टाइम, देखिए आप लोग। और उसी के बाद में देखिए आपका जो ब्रह्मचारी आश्रम है वो खत्म होने के बाद में आपका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है, जिसकी एज होती है 25 से 50 साल। ठीक है, 25 से 50 की अगर आप बात करें तो 25 साल में व्यक्ति का विवाह किया जाता था और वैवाहिक बंधन में बांधने के बाद में 50 साल तक वो व्यक्ति जो अपनी जो समाज है उसके लिए कमाता था और अपने परिवार के बारे में सोचता था। और उसी के बाद में देखिए 50 साल के बाद में वो वन प्रस्थ आश्रम हो जाता था, यानी कि वन की ओर प्रस्थान हो जाता। देखिए आपने भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो वो जीवनी मेरे पास रखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। काफी लंबी चौड़ी जीवनी है उनकी। तो देखिए अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि वन प्रस्थ यानी कि वन की ओर प्रस्तावित हो जाते थे, यानी कि अपनी जो धन और मोहमाया और जो आपका परिवार था उसको छोड़ के एक वन की ओर अपना जो ज्ञान और जो समाज के लिए कोई अच्छा कुछ कार्य करने के लिए एकांत में जाकर सोचने की उनको मौका मिलता था, जो कि उनकी एज होती थी 50 साल से लेकर 75 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की जो एज होती थी वह सन्यासी आश्रम होता था। वो फिर सन्यासी बन जाता था। और पहले वो जब यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम के अंदर की बात करें तो वो एक जंगल में रहा करता था और यहाँ पर लोगों को जो जैसे उसके नवयुवक पीढ़ी थी जो गृहस्थ आश्रम में है वो कई परेशानियों में होता है। जैसे आपका अभी जीवन है, अभी आपका शिक्षक जीवन है, आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं, यानी कि आप एक स्टूडेंट है। जब आपके गृहस्थ परिवार में यानी कि आप जब परिवार में चले जाओगे तो आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। अभी आपके साथ में समस्या है, इस चीज को मैं मानता हूँ। स्टूडेंट के जीवन में काफी समस्याएं होती है, लेकिन जैसे इस समस्या से आप निवारण करने की कोशिश करते हैं तो आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके साथ में समस्याएं बढ़ती जाती है और उसका समाधान आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इस समय देखिए कितना सुलझा हुआ जीवन था। जब 25 साल की एज होती थी तब तक किसी चीज का कोई उलझाव नहीं था। गुरु के साथ में रहा करते थे, शिक्षा हासिल कर लिया और उसके बाद में वैवाहिक जीवन के अंदर बंधन के अंदर बनते ही इनका जो देखिए टाइम पीरियड होता है सभी का, और इनका टाइम पीरियड था 25 से 50 वर्ष तक, यानी कि 25 वर्ष तक ये सेवा करते थे। और सेवा करने का मतलब यह है कि जो आपका ब्रह्मचारी जो आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और सन्यासी जो आश्रम है, ये तीनों आश्रम इसी के ऊपर निर्भर है, गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही। क्योंकि कमाएगा कौन? कमाएगा वही नवयुवक कमाएगा, यानी कि 25 साल से 50 साल की जो एज का जो गृहस्थ जीवन जी रहा है वही व्यक्ति आपकी शिक्षा हम चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में आपका वानप्रस्थ आश्रम आता है और वानप्रस्थ आश्रम की अपन बात करें तो व्यक्ति यहाँ से जो गृहस्थ आश्रम जो जीवन था उसी से वो एक तरीके से निवारण जिसको अपन कहते हैं, एक तरीके से वो निष्कर्ष करके वो यहाँ से चला जाता है गृहस्थ जीवन से, और उसके बाद में वानप्रस्थ यानी कि वन में जाकर वो अपनी तपस्या करने लगता है और अपने समाज को सुधारने के लिए लोगों के साथ में अच्छी अच्छी जो बातें हैं जो उसके जीवन में व्यतीत की है उसके बारे में वो उन लोगों को बताता है। और किसी अगर गृहस्थ आश्रम के कोई भी व्यक्ति के पास में उनके जन्म के समय जो यानी कि उसके जो जीवन काल है उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो उसको समाज जिसका समाधान करने के लिए ये लोग इनके पास जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद में सन्यासी जीवन को आप सभी लोग जानते हैं। सन्यासी जीवन का मतलब है कि एक तरीके से किसी से कोई मतलब नहीं रहना, एक समाज सुधारक होना। और समाज सुधारक की अपन बात करें
तो ये लोगों को एक धार्मिक नीति के तहत यानी कि धर्म के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती है कि इससे आपका ये होने वाला है, इससे आपका ये होने वाला है। ठीक है, संन्यास जो आश्रम है उसके बारे में आप अच्छे से परिचित है और मैंने क्लास में अच्छे से आपको अध्ययन करवाया था और समझाया था। ठीक है, उसी के बाद में आपकी वर्ण व्यवस्था है, दूसरा टॉपिक। वर्ण व्यवस्था की अगर अपन चर्चा करें तो वर्ण व्यवस्था है, देखिए वर्ण व्यवस्था का मतलब है आपकी जो जातिवाद जिसको आप बोलते हैं, जाति और भेदभाव। ठीक है, वर्ण व्यवस्था उसी के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था की अपन चर्चा करें तो जो आपका वैदिक काल था इसमें वर्ण व्यवस्था के अंदर कोई छुआछूत नहीं था और किसी को ऊंच नीच नहीं माना जाता था और नहीं किसी का जो आपका जो भोजन तथा पानी जिसको अपन बोलते हैं उसको भी जैसे ऊंच नीच जातियों कुछ समय पहले ऊंच नीच जातियों के तहत उन लोगों को जो नीची जात के लोग होते थे उन लोगों के जो पानी और खाना नहीं खाते थे जो ऊंची लोग के जो जाति के लोग थे, और उसी प्रकार से इस समय नहीं था क्योंकि इस समय सभी को समान माना जाता था और वर्ण व्यवस्था यहाँ की क्रम पर प्रधान थी, यानी कि आप जैसा काम करेंगे वैसे ही आपका वर्ण यानी कि जैसे ही आपकी जाति धर्म बना दिया जाएगा। देखिए अब जैसे बात करते हैं जो व्यक्ति लोहार का काम करता है, जो व्यक्ति लोहे का काम करता है उसे अपन लोहार कहते हैं, और जो व्यक्ति सुनार यानी जो सोने का काम करता है सोना चांदी का उसे अपन सुनार कहते हैं, और जो व्यक्ति मटकी बनाता है मिट्टी से मटकी बनाने वाले व्यक्ति को हम कम्हार कहते हैं, और आपके जो बाल काटने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन नाई कहते हैं। इसी प्रकार से आपकी समाज है जो वर्ण व्यवस्था पर यानी कि क्रम पर प्रधान थी और उसी प्रकार से धीरे धीरे आपकी जो वर्ण व्यवस्था है उसका विस्तार और विकसित होती है। ठीक है, और आपको मैंने इसका भी क्लास में अच्छे से अध्ययन करवाया था, वहां पर आप क्लास देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपका वैदिक काल और आर्थिक जीवन के पर चर्चा करेंगे। वैदिक काल का आर्थिक जीवन था क्या? देखिए वैदिक काल के आर्थिक जीवन की अगर अपन चर्चा करें तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी भारत के लिए, आप जब से आप भारत को पढ़ेंगे, भारत के इतिहास को जब से आपने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ही मिली होगी जो कि है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा काम है पशुपालन और तीसरा काम है व्यापार, और चौथा इसी प्रकार से जो आपका आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में ये सभी अहम भूमिका निभाते हैं। और देखिए इस काल के अंदर शिक्षा एक बहुत अच्छा टॉपिक है इस काल का, जो कि शिक्षा जो नीति दी गई थी आपकी वो बहुत अच्छी थी वैदिक काल में, क्योंकि अपन चर्चा कर सकते हैं या बता सकते हैं। जैसे देखिए जो अभी का समय है इससे पहले का जो समय था अभी फिर भी अच्छा समय है, और इससे जो पहले का समय था उसमें आपकी जो बहनें होती थी यानी कि गर्ल्स जिनको अपन बोलते हैं जिनकी अपन चर्चा करें, लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों को समाज के द्वारा कुप्रथाओं के द्वारा घेर लिया गया था। एक तरीके से उनका बाल विवाह करवा देना, उनको शिक्षा ग्रहण ना करने देना। ठीक है, इसी प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी धीरे धीरे, और इन समस्याओं का जन्म कहाँ से हुआ इसके बारे में आपको जो आगे की जो आपकी क्लासें हैं उनमें मैं आपको विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। देखिए यूपीएससी के जो एग्जाम होता है उसी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद आपने अगर पुराने पेपर देखेंगे उठा के तो आपको लगेगा कि हाँ वाक्य में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है और उसका असली जवाब देने का मतलब है कि वो जवाब किस प्रकार से मांग रहा है क्वेश्चन। देखिए अगर आपके जैसे क्वेश्चन आ जाता है वैदिक काल से, देखिए वैदिक काल से अगर शिक्षा से जोड़िए, देखिए वर्तमान समय को वैदिक काल से शिक्षा से जोड़िए, तो इस पर कई लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के अपने कमेंट देते हैं और अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके वैदिक काल में जो बताया गया है उसी की आप वहां पर चर्चा करें। ठीक है, और उसी के बाद में जो आपका वर्तमान है उसमें कितना परिवर्तन हुआ या फिर उस काल में क्या चीज आपकी जो शिक्षा के अंदर जो आपकी कुप्रथा मानी जाती थी यानी कि वो चीज एक अलग थी, और अभी जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। ठीक है, पहले तो उसका आप नकारात्मक प्रभाव बताइए और उसके बाद में आप सकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है, उससे एग्जामिन को लगेगा कि वाकई में इसको नॉलेज है इस चीज की, क्योंकि इसने वैदिक काल का जो जीवन है उसको पढ़ा है। ठीक है, चलिए अपन आगे फिर चर्चा करते हैं क्योंकि क्लास का समय बहुत कम है आप लोगों का। देखिए महाजनपद काल और भारत एवं मगध की अपन बात करेंगे, जो शासन काल था महाजनपद काल की अगर अपन बात करें। देखिए सबसे पहले बात समझिए आप, महाजनपद काल क्या होता है, यानी कि महाजनपद जो होता है वो क्या होता है। देखिए जब लोग धीरे धीरे एक जगह पर निवास करने लगे तो वहां पर एक छोटे छोटे जनपद बने,
यानी कि जनपद जिसको आप कह सकते हैं, छोटे छोटे ग्राम का विकास होने लगा और छोटे छोटे ग्रामों को मिलाकर एक यानी कि एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से महाजनपद कहते हैं जिसे, इस प्रकार से देखिए इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे आपके छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांवों के बाद में आपके छोटे छोटे शहर बसाए गए और छोटे छोटे शहर मिलकर एक जो आपका जैसे बहुत बड़ा शहर बन जाता है, उसे आप महानगर कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए महाजनपद काल के बाद में अपना प्रमुख महाजनपद थे। देखिए भारत का जो वैदिक काल का जो समय था, उस समय भारत के अंदर जो प्रमुख महाजनपद काल थे, महाजनपद कालीन जो थे वह आपके 16 महाजनपदों की अगर चर्चा करें तो इनकी संख्या 16 थी। ठीक है, भारत की अगर चर्चा करें तो 16 थी। देखिए सबसे पहला है आपका मत्स्य, उसके बाद में काशी है आपका, इसका कौशल है, अंग है, विजय है, मुल्ला है, और चेदी है, वत्स्य है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, कंबोज है, गंधर है और गांध्र है। इसी प्रकार से आपके जो है 16 महाजनपद है और इसका मैंने आपको बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से आपको मैंने क्लास में इसका अध्ययन करवाया था। आप वहां से इन चीजों को सीखिए एक बार और आपको लगेगा कि वाक्य में जो ये चीजें हैं मैंने इतनी आसानी से और इतनी बारीकी से समझाई है कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपकी फिर भी समझ में नहीं आए तो मैंने आपको नोट्स दिए थे, जो PDF नोट्स है उनको आप दोबारा खोलिए तो आपको वहां से बहुत अच्छा मिल जाएगा इनके बारे में। ठीक है, मैंने इनका विस्तार काफी अच्छे से किया था और जो आपकी NCERT बुक कक्षा 6 है उसमें जो दिया गया है उसी अनुसार मैंने इसका वर्णन किया है। और इसी प्रकार से अपन आगे चर्चा करें तो आगे की अपन बात करें तो जो यहाँ पर दिया गया है कक्षा 6 की बुक में, उससे आगे भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जब हम इससे आगे अध्ययन करेंगे और जिस समय ये काल आएगा आपका, जैसे महाजनपद काल की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसको अपन विस्तार से जानेंगे। अभी जो कक्षा 6 की जो बुक में दिया गया है उसी की अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो आपकी जो आगे की क्लासें होगी उसमें इसका विस्तार से अपन वर्णन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके जो महाजनपद काल के शासन की अपन बात करते हैं। ठीक है, महाजनपद आपके 16 है और महाजनपद काल के जो शासक है उनकी अपन चर्चा करते हैं। महाजनपद काल में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो राजा है, दूसरा आपका मंत्री परिषद है, तीसरा आपका परिषद है और चौथा आपका सैन्य परिषद है, पांचवा आपका न्याय है एवं छठा आपका कर है और सातवां आपका जो आपका लास्ट टॉपिक है इसका जो तीसरा है उसका मगध साम्राज्य का उदय है। ठीक है, देखिए राजा की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन राजा की चर्चा करते हैं। राजा का जो कार्य होता था, सबसे पहले तो राजा जो होता था वो वासुदेव कुटुंबन, आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा इतिहास में कहीं भी, वासुदेव कुटुंब मैंने आपको यहाँ बताया था, वैदिक काल में बताया था। और कुटुंब यहाँ से एक शब्द आया है कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। और यहाँ पे जो राज जो सरकार थी यानी कि राजतंत्र सरकार थी, उसी के अंदर आपका जो राजा था उसी के परिवार के लोग शासक करते थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते थे। ठीक है, कई जगहों पर इनका जो वर्णन मिला है वो इस प्रकार से भी मिला है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता थी उसके द्वारा भी शासक चुने जाते थे। ठीक है, कभी जब अयोग्य शासक होता था तो उस वक्त ऐसा ही हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में आपकी मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद का कार्य होता है राजा को सलाह देना। और जिस प्रकार से आपकी जो अभी वर्तमान समय में है, जैसे आपका लोकसभा है और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इसी रूप में काम करते हैं मंत्री परिषद की तरह। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा कार्य करती है और उस समय आपका मंत्री परिषद कार्य करता था। इसके बाद में आपकी पार्षद है। पार्षद का मतलब होता है कि देखिए आप जैसे परिषद का मतलब है कि आप जो छोटे छोटे आपके जैसे जनपद है, जनपदों की जो भी लोगों की कोई भी समस्या है उसका समाधान, उसकी समस्या की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए ये जो परिषद होता था उसके कुछ सदस्य होते थे उन्हीं बीच में, और ये लोग भी इन्हीं का मंत्री परिषद के द्वारा ये परिषद के लोग मंत्री परिषद को जो निर्णय या फिर कोई भी जैसे कोई भी न्याय सौंपते थे तो वो उसको राजा के सामने पेश करते थे। ठीक है, उसी के बाद में जैसे आपकी जो आपका न्याय है, न्याय व्यवस्था की अपन चर्चा करते हैं। आप न्याय से इसको अच्छे से समझिए। देखिए न्याय का मतलब होता है जो आपका जो आपने सेना परिषद है, यानी कि जो सेना परिषद है उसके अंदर आपकी सेना होती है जिसकी जो राज्य की और स्वयं की रक्षा करती है, वहाँ की जनता की और राजा की। ठीक है, और न्याय की अगर हम चर्चा करें तो न्याय के अंदर जो ऐसा होता है कि जैसे आपके अभी वर्तमान समय में आपके वर्तमान के दौर से समझिए इसको। वर्तमान में जैसे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन किसी अपराधी को पकड़ के लाता है और उसी के बाद में उसको कोर्ट में भेज देता है, और कोर्ट में भेजने के बाद में जो जज होता है वो उसका न्याय करता था और न्याय करता है।
जिस प्रकार से उसके वकील और उसकी जो कमेटी है वो उसको निर्देशांक देती है, उसी अनुसार वो उसका न्याय करता है, ठीक है, उसका निर्णय निकालता है। और यहाँ भी ऐसा ही होता था। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे सैन्य जो परिषद है जिसको आप बोलते हैं सैनिक, सैनिकों के ऊपर चर्चा करें तो सैनिक किसी अपराधी को पकड़ कर लाते थे और उसको जो आपका परिषद है इनके सामने पेश कर देते। परिषद उसका कुछ निर्णय निकालने की कोशिश करते और अगर निर्णय नहीं निकलता उसके बाद में परिषद आपका जो है मंत्री परिषद को उस चीज को पहुंचाता मंत्री परिषद तक, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध कर दिया तो उसे मंत्री परिषद तक पहुंचाता था और मंत्री परिषद का कार्य होता था कि राजा के सामने उसकी बैठक हो और राजा उसका जो सर्वोच्च जो अभी आपका न्यायाधीश है उसी प्रकार से राजा हुआ करता था और राजा उसका न्याय करता था, ठीक है। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्लास में देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद में मगध साम्राज्य का आपका जो है वो उसका उदय हो गया और इसी के बाद में अपने महाजनपद काल कंप्लीट हो गए और उसके बाद में अपन मौर्य और गुप्त काल के भारत को अपन अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से। और देखिए, इसके अंदर गुप्त काल के अंदर अपन चर्चा करें तो भारत का जो है गुप्त काल, तो इसमें आपको आचार्य चाणक्य का नाम सभी ने सुना होगा और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, आप सभी जानते हैं इस बात को। देखिए, आचार्य चाणक्य की अपन चर्चा करें तो आचार्य जो चाणक्य है उसका नाम विष्णुगुप्ता था पहले, ठीक है, उनका नाम विष्णुगुप्ता था और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक गुरु के रूप में पढ़ाते थे, ठीक है। और उसी समय में मगध और घनानंद नामक एक राजा रहता था और मगध और घनानंद राजा था, उसने एक बार जो चाणक्य है, आचार्य चाणक्य है, उनको एक बार अपने राजमहल में बुलाते हैं और राजमहल में बुलाकर उनका एक बार अपमान कर देते हैं और अपमान कर देने के कारण आचार्य चाणक्य के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कुशासन है, इसको हटा देना चाहिए ये और दूसरी बात है कि जो आपका घनानंद था, आपको पता है मैंने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ाया था घनानंद को। और घनानंद जो था एक ऐसा शासक था जो बहुत कठोर शासक था, यानी कि जनता को बहुत परेशान करता था, बहुत ज्यादा कर लेता था, क्योंकि वो जो आपकी जो उसका शासन था जो उसका शासन था उसके अंदर वो किलाबंदी करवाना चाहता था और किलाबंदी करवाने के लिए काफी खर्चा होता था और वो काफी बड़ी मात्रा में सेना रखता था, तो उसके लिए वो जनता से कर बहुत ज्यादा वसूल करते थे, इसलिए जनता उसकी बगावत भी करती थी और बगावत करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उसी के बाद में आचार्य चाणक्य का अपमान होने के बाद में आचार्य चाणक्य इनके लीडर बनते हैं उस जनता के। और जब चाणक्य एक बार उसी समय चाणक्य निकल कर जा रहे थे अपने रास्ते से, तभी चाणक्य को अचानक से कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनमें एक व्यक्ति नजर आया और वो व्यक्ति उन बच्चों के बीच में एक लीडरशिप के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है, यानी कि लीडर के रूप में काम कर रहा था और लीडर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय को अगर आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो आपकी लाइफ है उससे आपने भी कुछ नहीं सीखा। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और चाणक्य का जो परिचय है उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपके पास में ये बुक हो तो आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो आपको मैं PDF जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा बहुत जल्दी आप लोगों को। और जो आपका जो ऐप है उस पर सब कुछ मिलेगा आपको, जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवनियां मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जो थे वह एक बच्चे के रूप में जब इन्होंने देखा आचार्य चाणक्य ने, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप है, लीडरशिप करने का दायित्व है इसके पास और ये व्यक्ति कर सकता है ये काम, ठीक है। उसी के बाद में आचार्य चाणक्य के कहने पर इसे शिक्षा दी गई और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको शिक्षा हासिल करने के बाद में उस जनता का लीडर बना दिया गया। और लीडर बनाने का मतलब है इसको प्रशासक बना दिया गया और सब ये शासक बना। उसी समय शासक बनने के बाद में जैसे जनता इसके साथ में थी और उसी के बाद में जो यहाँ का शासक था आपका जो नंद, बस उसको हरा कर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और धीरे धीरे इसके दिमाग में जो आपके जो चाणक्य थे उन्होंने इनके दिमाग में एक ख्याल डाला कि आपको सम्राट बनना है संपूर्ण भारत का और संपूर्ण भारत को जीतना है आपको। और उसी कार्य में ये लगा रहा और धीरे धीरे ये बाल्यावस्था से नेतृत्व गुण वाला व्यक्ति था। और उसी प्रकार से जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है उन्हीं के
शासनकाल में और उन्हीं के शासक में आपके जो आचार्य चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और इसी प्रकार से इनको राय दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने लास्ट में यानी कि अंतिम में जाते जाते इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, जब इनकी शायद 30 या 35 साल की उम्र बताई जाती है उसी समय इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद में इनके पुत्र आते हैं उत्तराधिकारी बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार की अपन बात करें तो बिंदुसार एक बहुत ही पिता की तरह बहुत ही एक अच्छा शासक था और उन्होंने अपना जो शासक है उसका काफी विस्तार किया। और इसी प्रकार से आपका जो उसके बाद में आपका आता है अशोक महान। और अशोक महान जो अपने पिता अशोक महान जो शासक था वह भी बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छे का मतलब अपन बताएंगे कि जो आपका अशोक महान है उसने उसके नाम के पीछे ही मान लगा हुआ है, यानी कि वो भारत का एक ऐसा सम्राट था कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी प्रकार से अशोक महान ने बहुत बड़ी उपाधि धारण की है। और अशोक सम्राट की अपन विभिन्न चर्चाओं जो विभिन्न नीतियां हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे बाद में। देखिए, ये अशोक जो 259 ईस्वी में ये मौर्य सम्राट बना। ठीक है, 269 ईस्वी में, सॉरी 269 ईस्वी में ये 269 ईस्वी में ये शासक बना। और शासक बनने के बाद में इन्होंने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसी के बाद में इसका कलिंग की जो शक्तिशाली राज्य था उसका इसने मगध के जो पड़ोसी कलिंग जो शक्तिशाली राज्य था उसको ये जीतना चाहता था, लेकिन कलिंग जो विजय सारा था वो इसको जीत नहीं पाया। और इसी समय इसने एक निर्णय लिया कि मैं जिंदगी भर कभी युद्ध नहीं करूंगा। और इसी कारण इन्होंने जिंदगी भर युद्ध नहीं करने के कारण इन्होंने युद्ध से यानी कि शासन से अपना संन्यास ले लिया। और उसी दौरान इन्होंने जो कार्य किए हैं उनके अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सम्राट अशोक की धार्मिक नीतियों की अगर अपन चर्चा करें तो धार्मिक ये बुद्ध धर्म को अनुयायी थे, यानी कि बुद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके काल में किसी को धर्म के प्रति जो है अवरोध यानी कि जो पहुंचाया जाता है कि जिसको टोर्चर आप बोलते हो, कि किसी को ऐसा नहीं कहा जाता था कि आप इसी धर्म को अपनाएं। आप अपने अपने हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते थे। इनके शासन में एक बहुत अच्छी छूट मिली लोगों को। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सबसे पहले आपका जो पशु बलि थी उसको बंद कर दिया और उसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। ठीक है, उसी के बाद में एक इन्होंने बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और इन्होंने सबसे बड़ा और सबसे अहम जो कर्तव्य समझा वैदिक काल से मिलता जुलता है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा देना है यानी कि जो शिक्षा आपकी बात है वो शिक्षा के ऊपर ही इतने जोर दिए कि उन्होंने शिक्षा को एक धर्म बना दिया। जिस प्रकार से शिक्षा देते थे यानी कि शिक्षा को धर्म के रूप में मानते थे कि शिक्षा देना, अपनी प्रजा को शिक्षा देना एक धर्म के बराबर है। ठीक है, और ये धर्म के रूप में शिक्षा देने लगे। और उसी प्रकार से जो इसकी शिक्षा का जो समय था यानी कि आपकी जो इसकी जो शिक्षा दी गई उसे क्या कहा जाता था, धम्मी के नाम से इसको जाना जाता था। और आप विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो ये प्लेलिस्ट है इसकी क्लास में मिल जाएगी और आप वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। और उसी के बाद में आपका जो है गुप्त काल शुरू होता है। ठीक है, गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल के अंदर आपकी जो 7 वाहिनियां यानी कि जो 7 नदियां थी उसके जो प्रदेश थे उनको 7 वाहिनी कहा जाता था। और ये साम्राज्य के पतन के बाद में यानी कि जो आपका अशोक सम्राट की जो नीतियां थी और अशोक सम्राट जो मौर्य जो साम्राज्य था उसके पतन होने के बाद में 7 वाहिनी कुषाण आदि प्रवेश करने लग गए थे भारत के अंदर। और इसी काल को गुप्त काल कहा जाता है। जब आपको गुप्त काल पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा सब कुछ। ठीक है, और उसी के बाद में आपका जो समुद्रगुप्त है वो शासक आता है। और समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमारी देवी था और समुद्रगुप्त मगध का शासक था। यानी कि ये आपके जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, प्रथम के बाद में उसके जो सहयोगी पुत्र थे समुद्रगुप्त मगध के शासक बने। और उसी दौरान संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास में महानता के शासक से एक इन्हें ही माना जाता था। और राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहले दक्षिण और पूर्व के जो शासक थे उनको हराया और अपने अधिकार में ले लिया। और इसी प्रकार से इन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। और समुद्रगुप्त के विजय अभियाता की जानकारी जो अभियान है उसकी जानकारी प्रयाग प्रस्तुति में मिलती है। और समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ था और जिसको वीणा का वादक और शौकीन माना जाता है। और उसी के बाद में आपका जो
चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका विक्रमादित्य की अपन बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना समुद्रगुप्त के बाद में, ठीक है। और ये अपने पिता की तरह बहुत योग्य और प्रतापी वाली शासक था। और ये इसमें जो शासन शक्ति चलाने की जो नीति थी इसकी बहुत अच्छी थी। और इन्होंने भी कला और शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। और उसी के बाद में आपके जो है अगला लेसन आपका जो है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है। देखिए कृषि की स्थिति, देखिए कृषि की स्थिति की अपन चर्चा करें तो देखिए जो भारत है आपका वो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन भारत की, अभी नहीं, प्राचीन भारत की। एक बार इस चीज को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का मतलब है कि जो आपका जो पहले का भारत है, यानी कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए ना। और अगर भारत इतना समृद्ध देश था तो वो कब था और कैसे बना, उसका रीजन था। देखिए प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की अपन बात करते हैं तो प्राचीन भारत जो आपका है वह सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। वह इसलिए जाना जाता था क्योंकि जब भारत देश है अपना, जो विदेश में जो व्यापार करता था वह उसी के बदले जो यहाँ पर अधिक है, जो काली मिर्च और लौंग, कपास और जैसे गन्ना आदि चीजों का ये व्यापार करता था। और व्यापार के बदले में ये विदेशों से जो धन लाता था उसको सोने और चांदी के रूप में इनको धन दिया जाता था। और धीरे धीरे भारत इससे समृद्ध बनता गया। और भारत एक दिन सोने की चिड़िया कहलाया क्योंकि भारत के अंदर काफी सोना और चांदी एकत्रित कर लिया था अपने जो पूर्वज है, जिन्होंने प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। और उसी के बाद में ये जो अंग्रेज आए और लुटेरे आए, यानी कि धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया भारत का। और उसी प्रकार से आपके जो विदेशी जो कंपनीज आने लगी और विदेशी जो व्यापारी आने लगे वो भारत को फिर पुनः लूटने लगे। क्योंकि भारत जब सोने की चिड़िया विश्व के अंदर कहलाई तो सभी लोगों का नज़र और टारगेट उसी चीज पे पड़ता है जिस पर ज्यादा, जैसे आप लोगों का है ना यूपीएससी, अधिकतर लोग सभी लोग सपना देखते हैं आईएएस बनना। और आईएएस का कुछ लोग होते हैं जो आईएएस बन जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो निराश होकर लौट जाते हैं। उसी की मैं कभी एक क्लास में चर्चा करूंगा, उसका कुछ रीजंस होता है, ठीक है। उसी के बाद में कृषि की स्थिति की अपन चर्चा करते हैं। उस समय कृषि करते थे लोग। और कृषि की स्थिति की अपन चर्चा करें तो कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी। और एक बात देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो आपका भारत देश है वह कृषि करने में काफी समृद्ध था। यानी कि यहाँ के जो किसान थे वो काफी अच्छे से मेहनत करते थे और अच्छी जो पैदावार होती थी वो यहाँ की भूमि में बहुत अच्छी पैदावार होती थी। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर मानी गई है कि जो भी खेती करने की जो तकनीक सीखी गई है वो भारत से सीखी है। विदेशों ने जो कृषि करने की जो तकनीक है वो भारत से सीखी है। और देखिए भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप के कई शताब्दी पहले ही शुरू कर दी थी। यानी कि जो आपके इंग्लैंड और यूरोप है उससे कई वर्षों पहले जो आपके भारत देश के जो किसान थे उन्होंने अपनी कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे गेहूं की, ठीक है। इस चीज के कुछ साक्ष्य मिले हैं उस समय के। और उसी के बाद में ये लोग मिट्टी की जो फसल और मिट्टी की तथा फसल की जो निराई गुड़ाई जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि बुआई और कटाई बोलते हैं, और निराई गुड़ाई ऐसे काम जो करते थे बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए इन लोगों की पैदावार बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। उसके बाद में आपका है उद्योग। उद्योग यहाँ पर दो प्रकार के विकसित थे, एक कुटीर उद्योग और एक शहर का जो बड़ा उद्योग होता है उसको आप बोलते हैं, जैसे पहला उद्योग होता है आपका स्थायी और दूसरा होता है शहरों में स्थापित होता है, ठीक है। पहला गांवों के अंदर और दूसरा शहरों के अंदर। और जो आपके जो गांव का जो कुटीर उद्योग होता है वो गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और जो शहर का उद्योग होता था वो शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, ठीक है। उसी के पश्चात अपन चर्चा करेंगे व्यापार की। व्यापार जो है, व्यापारी लोग प्राचीन भारत में व्यापार अच्छे से करते थे। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था प्राचीन भारत में जो सुधरी है वो व्यापार के कारण सुधरी थी। और ये लोग व्यापार में अधिकतर जो थे वह अंग्रेजों ये लोग मिस्र के देखिए इन लोगों के कुछ साक्ष्य मिले हैं व्यापार करने के। ऐसे पर नहीं मान सकते किसी चीज को कि जैसे कुछ लोग कह दे कि भारत विदेश से व्यापार नहीं करते थे, तो उसका कुछ साक्ष्य मिले हैं आपके। जो साक्ष्य इस प्रकार से हैं कि मिस्र में एक मिमोज मिला है जो कि भारत के मलमल का जो कपड़ा था उसमें लिपेट कर मिला है और वो सुरक्षित था। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मलमल का जो आपका कपड़ा था वो भारत के अंदर
ही बनाया जाता था और भारत इसका व्यापार करता था इन लोगों के साथ में। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है आगे आपका ढाक के जो मलमल की गोंगतिक नाम से बिकती थी। यूनान में जो गोंगतिक बिकती थी ढाक की, वह गोंगतिक नाम से बिकती थी। और दूसरी बात है कि आपकी जो यहाँ की एक साड़ी बहुत प्रसिद्ध थी व्यापार के अंदर। और इसी प्रकार से कई चीजें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी भारत की, जो कि आपकी जैसे फसल के अपन चर्चा करें तो आपके जो से चावल और आपकी काली मिर्च और गरम मसाले जो थे वो भारत के बहुत प्रसिद्ध थे और भारत से ही लोग इनका आयात निर्यात करते थे विदेशों के साथ में। और उसी के बाद में आपका प्राचीन काल का जो व्यापार है, प्राचीन काल के अपन व्यापार की बात करें तो भारत की दृष्टि से हम इसी कार्य को दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका देशी व्यापार और दूसरा आपका विदेशी व्यापार। देशी व्यापार के अपन चर्चा करें तो आपसी में जो चीज अपन आदान जो आपस में आप किसी चीज का लेन देन करते हैं उसे एक देशी व्यापार कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे से कोई भी चीज या वस्तु खरीद लिया करते थे। और विदेशी व्यापार का मतलब है कि विदेश के साथ में व्यापार करना। जैसे आपकी कोई भी अमूल्य वस्तु जैसे आपकी कोई भी वस्तु है उसी के किसी देश में जरूरत है और आप उसी के बदले एक अमूल्य वस्तु दी जाती थी और उसे विदेशी व्यापार कहा जाता था। ठीक है, उसी के बाद में आपका आगे चर्चा करते हैं प्राचीन भारत के देशी व्यापार के व्यापारिक पथ। और व्यापारिक पथ है जो मैंने रास्ते आपको बताए थे, वो आपकी जो क्लास है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उस क्लास में आप जाके देख सकते हैं, आपको जो भी रास्ते हैं वो पढ़ना। प्राचीन भारत के विदेशी व्यापारों के जो रास्ते थे वो भी देख सकते हैं। प्राचीन विदेशी व्यापार के जो मार्ग थे उनको भी आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यानी कि मेरा जो ये क्लास बनाने का जो टारगेट था वो यही था कि आपकी 1 घंटे की क्लास है या फिर 40 या 50 मिनट की क्लास होगी। और इसी क्लास के अंदर मैंने आपकी जो ये 5 लेसन कंप्लीट हुए हैं उन्हीं की चर्चा की है सामान्य रूप से। और अगर आप लोग नियमित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई डाउट हो कहीं भी जगह तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और आप कंटिन्यू बेस से जुड़े हुए हो फर्स्ट बेस से तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि आपका ये बेस तो प्रारंभ हो चुका है लेकिन जो अगला बेस जो आपका है वह बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और उनका दोबारा अध्ययन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी जो संस्था है उसके आपके नंबर है, देखिए 98228282 और 55 यानी कि 98 28 22 82 55 नंबर है। और इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करने के बाद में आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। और आप अगर न्यू ग्रुप में और या नए बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।